लव रिबर्थ अगेन एपिसोड 16। अयांश की बात सुन रेहान ने अयांश को घूर कर देखा था और बोल पड़ा था, तू क्या बोल रहा है, जरा मुझे बताएगा। अयांश रेहान की बात सुनकर हकलाते हुए बोल पड़ा, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला ब्रो, मैं तो बस यहाँ पर अपना फ़ोन लेने आया था। वो जल्दबाजी में अपना फ़ोन यहाँ पर भूल गया था। ये बोलकर उसने टेबल की तरफ इशारा किया जहाँ पर अयांश का फ़ोन रखा हुआ था। अयांश ने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और पूर्विका का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ जाने लगा। तभी रेहान ने उन दोनों को रोक लिया और उन्हें धमकाते हुए बोला, यहाँ जो कुछ भी तुम दोनों ने देखा, अगर इस बारे में मॉम को कुछ भी पता चला तो तुम लोगों की पॉकेट मनी बंद। इसके साथ साथ तुम लोगों की किसी भी ख्वाहिश को मैं पूरा नहीं करूँगा। अयांश और पूर्विका रेहान की बात सुनकर अपना मुंह बनाते हुए बोल पड़े थे, ये बात तो गलत है ब्रो, प्यार आप करो और धमकियां हमें मिले। आपको नहीं लगता कि आपको ये सब मॉम को बता देना चाहिए? अरे प्यार किया तो डरना क्या, आपने किसी का खून थोड़े ही किया है, बस आस्था भाभी से प्यार ही तो किया है। वैसे एक बात बताऊं, हमें तो इस बात का शक कल रात से ही है। इनफैक्ट मॉम को भी आपके ऊपर शक है। अयांश ने अपनी बेवकूफ़ी के कारण सब कुछ बता दिया था, जिसे देख पूर्विका ने अपने सर पर हाथ मार लिया था और बोली, तू भी ना बेवकूफ़ का बेवकूफ़ ही रहेगा, सब सही कहते हैं, तू पागल है। उन दोनों की लड़ाई चालू हो गई थी और उन दोनों को यूं लड़ते देख आस्था को अपने भाई की याद आने लगी। आस्था की आंखों में नमी आ गई थी, जिसे उसने किसी के देखने से पहले ही पोंछ लिया। लेकिन रेहान ये सब देख चुका था और वो आस्था के पास आकर उसके गालों पर आए आंसू को पोंछते हुए बस इतना ही बोल पाया था, मिस शेखावत, आई नो आप अपनी फैमिली को मिस कर रही हैं। आप बेफिक्र रहें, बहुत जल्द आपकी फैमिली यहाँ आ जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। और इतना तो आप मेरे बारे में जानती ही हैं ना कि मैं जब कोई वादा करता हूँ तो उसे पूरी तरह से निभाता हूँ। अब अगर मैंने आपसे ये वादा करा है तो मैं इस वादे को भी ज़रूर निभाऊंगा। रेहान की बात सुनकर आस्था कुछ कहती इससे पहले ही अयांश उसके पास आते हुए बोल पड़ा, भाभी ब्रो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो अपने वादे को निभाते हैं और उन्होंने अपने वादे को आज भी निभाया, तभी तो देखो उन्होंने इतनी प्यारी सी क्यूट सी भाभी हमें ला कर दी है। मैं सच कहूँ तो जिस दिन मैंने आपको सिद्धि विनायक मंदिर में पहली बार देखा था ना, तभी मन में एक आवाज़ आई थी कि अगर मेरे भाई की ज़िंदगी में आप जैसी लड़की आ जाए तो उनका ये खड़ूसपन खत्म हो जाएगा। और देखिए पप्पा ने मेरी बात सुन ली, उन्होंने आपको मेरे भाई की ज़िंदगी में भेज दिया। पूर्विका भी अब तक आकर आस्था के गले लग गई थी और बोली, बिल्कुल भाभी, हम सच में बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मैं आपको एक राज की बात बताऊं, मॉम आज आपके पास इसीलिए ही आई थी क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपको भाई के लिए पसंद कर चुकी हैं और वो भी यही चाहती हैं आप हमारे घर की बहू बनके हमारे घर में आ जाओ। अपने दोनों भाई बहनों की बात सुनकर रेहान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन अगले ही पल वो शॉक्ड हो गया था जब उसने उन दोनों के मुंह से ये सुना था कि पूनम जी भी यही चाहती हैं। अभी वो उन दोनों से कुछ कहता या कुछ पूछता इससे पहले ही अयान का फ़ोन बजता है। अयांश ने फ़ोन निकालकर देखा तो फ़ोन पूनम जी का था, जिसे देख उसने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और बोल पड़ा, मॉम बस मैं आ गया। वो ना क्या है, फ़ोन मिल नहीं रहा था, आप अपने फ़ोन किया तो बेल बजने पर मुझे फ़ोन का पता चला। आप बस 2 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर अयांश ने फ़ोन रख दिया और आस्था के गले लगकर बोला, भाभी अभी तो जाना पड़ेगा, लेकिन मैं और पूर्विका जल्दी आपसे मिलने वापस आएंगे।
ये बोलकर वो जल्दी से पूर्विका का हाथ पकड़ के बाहर की तरफ भाग गया। उन दोनों के जाने के बाद रेहान आस्था का हाथ थामकर बैठ गया और उसके चेहरे को प्यार से सहलाते हुए बोला, आप एक बार अपने पापा से बात कर लीजिए, क्योंकि कल जब उनका फ़ोन आया था और आप तब बेहोश थे, तो मुझे लगता है आप अगर अपने पापा से बात करेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। आस्था ने रेहान की बात सुनकर अपनी पलकें झपकाते हुए बोला, लेकिन सर, हम अपने पापा से झूठ नहीं बोल पाएंगे। अगर उनको हल्का सा भी पता चल गया कि हमारे हाथ में गोली लगी है तो वो पता नहीं कैसा रिएक्शन देंगे। वो कहीं ये सब सुनने के बाद हमें वापस ना बुला लें। आस्था की बात सुनकर रेहान के हाथों की मुट्ठियाँ कस गई थी और वो बोल पड़ा, आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप वापस नहीं जाएंगी, आप यहीं रहेंगी। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अभी के लिए फ़िलहाल आप अपने पापा को इतना बता दीजिए, आपका मल्होत्रा इंडस्ट्री में सिलेक्शन हो चुका है। आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगी, तो अभी आप 2 महीने से पहले नहीं जा सकती हैं। आस्था पहले से ये बात जानती थी कि रेहान उसको ऐसा ही कुछ बोलेगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ उसके पिछले बर्थ में भी हो चुका था। इसीलिए उसने कुछ भी नहीं बोला, बस उसने अपना फ़ोन उठाया, जो कि रेहान के आने के बाद टेबल पर रख दिया और चिराग जी को फ़ोन मिला दिया था। हालांकि वो ये भी जानती थी कि फ़ोन उठाते साथ ही चिराग जी उसे क्या बोलने वाले हैं, इसीलिए वो बस चुपचाप चिराग जी की बातों को सुनने के लिए अपने मन को पक्का करने लगी थी, क्योंकि वो जानती थी कि आज उसके पापा उसके ऊपर बहुत गुस्सा करने वाले हैं। वो कल से अब तक बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होंगे। एपिसोड 70। जैसा कि आस्था ने सोचा था वैसे ही हुआ। चिराग जी ने एक ही बेल में फ़ोन उठाया और बोल पड़े, लाडो, आप ठीक तो हैं ना? मैं कल से आपको फ़ोन मिला रहा हूँ। क्या हुआ, आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया था? आस्था ने जैसे ही अपने पापा की आवाज़ सुनी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसको तो उम्मीद ही नहीं थी कि वो फिर दोबारा से अपने पापा की आवाज़ सुन पाएगी। अपने पापा की आवाज़ सुनकर आस्था अपने आप को रोक नहीं पा रही थी, लेकिन किसी तरह उसने अपने दिल को शांत करा और बोल पड़ी, मैं ठीक हूँ पापा, आप ठीक हैं ना? ये शब्द आस्था के मुंह से बहुत मुश्किल से निकले थे। आस्था की आवाज़ सुनकर चिराग जी की आंखों में आंसू आ गए थे और वो बोले, लाडो, अभी तक तो मैं ठीक नहीं था, लेकिन अब आपका फ़ोन आ गया, अब मैं ठीक हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, आप मुझे ये बताओ, आपने कल से अब तक अपने पापा को फ़ोन क्यों नहीं किया, जबकि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुंबई जाने के बाद मुझे डेली कम से कम 10 से 12 बार फ़ोन करेंगी। क्या मुंबई जाने के बाद आप अपने पापा को भूल गई? आस्था अपने पापा की बात सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाई और रोते हुए बोल पड़ी, पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो अपने पापा को क्या बताती कि बड़ी मुश्किल से तो उसको ये रिबर्थ मिला है। क्या पता वो कभी अपने पापा से दोबारा बात कर ही नहीं पाती। वो उन्हें कैसे बताती कि उनकी बेटी तो मर चुकी थी और मरने से पहले उसने उन सबको बहुत याद किया था। लेकिन आस्था अभी उन सब पलों को याद करने नहीं चाहती थी। करणी माता की कृपा से जो उसका रिबर्थ हुआ था, वो इन पलों को एंजॉय करना चाहती थी। जिस उद्देश्य से उसका रिबर्थ हुआ था, उसे उद्देश्यों को पूरा करना था। इसीलिए उसने अपने आप को शांत करा और चिराग जी से बोल पड़ी, पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा काम में बिजी हो गई थी। अच्छा, हम आपको बताना भूल गए, हमारा मल्होत्रा इंडस्ट्री में सिलेक्शन हो गया है और अब तो हम वापस नहीं आ सकते हैं। अब आपको और मम्मा को ही यहाँ पर आना पड़ेगा।
पापा, आयुष ठीक है ना? वो क्या कर रहा है? वो पढ़ाई तो ठीक तरीके से कर रहा है ना? वो आजकल और आपको और मम्मा का ध्यान तो रखता है ना? आस्था ने काफ़ी सारे बातें एक साथ पूछ ली थी, जिसे सुनकर चिराग जी हंस पड़े तो बोले, बेटा, मैं और तुम्हारी मम्मा ठीक हैं। और आयुष नालायक अभी अपने ट्यूशन गया है। जैसे ही वो आएगा मैं उसे बोल दूंगा, आपको फ़ोन लगा लेगा। और आपकी मम्मा यहाँ मेरे पास ही खड़ी हैं, मेरे सर के ऊपर अपना बेलन लेकर, और बार बार आपसे बात करने के लिए कह रही हैं। चिराग जी ये बोलकर फ़ोन उपासना जी को देने ही वाले थे, तभी आस्था चिराग जी से बोल पड़ी, पापा, मैंने बहुत मिस करा आपको, और आपको मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। चिराग जी आस्था की बात सुनकर हंसते हुए बोल पड़े, मैं जानता हूँ लाडो, आप अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। आपके पापा भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लाडो, लेकिन आप ये मत भूलिए कि अभी आपको अपने सपने को पूरा करना है, तो आप अपने उस सपने को पूरा कीजिए जिसके लिए आप उदयपुर से मुंबई गई हैं। बाकी आपके पापा आपके साथ हर पल हैं, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। आस्था अपने पापा की बात सुनकर कुछ नहीं बोल पाई थी। वो मन ही मन सोच रही थी, अगर उसका रिबर्थ नहीं होता तो आज उसके घर में क्या माहौल होता और उसके पापा का क्या हाल होता। उसके पापा तो उसके बिना रह ही नहीं पाते। अभी वो कुछ और सोचती, इससे पहले उसको फ़ोन से उपासना जी की आवाज़ आई थी, जो उसे कुछ बोल रही थी। लाडो, आप सुन रही हैं या अपने पापा से बात करके फ़ोन रख दिया? आपने आस्था अपनी सोच में इस कदर गुम हो गई थी कि वो उपासना जी की बात का जवाब ही नहीं दे पाई, जिसे देख उपासना जी चिराग जी के ऊपर भड़कने लगी थी। और कर लीजिए आप इतनी देर तक अपनी लाडो से बात। अब देखिए, उसने फ़ोन रख दिया और हमसे बात भी नहीं की। अब ना आप अब हमसे बात मत कीजिएगा। ये बोलकर उपासना जी फ़ोन रखने वाली थी, तभी आस्था हंसते हुए बोल पड़ी, अरे मेरी प्यारी सी मदर इंडिया, ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे बात किए बिना फ़ोन रख दूं? आप इतना ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए मेरे पापा पर। अभी तो उनको बचाने के लिए मैं भी वहाँ पर नहीं हूँ। आस्था की आवाज़ सुनकर उपासना जी के होठों पर स्माइल आ गई थी और वो हंसते हुए बोल पड़ी, अच्छा हुआ लाडो, आपने हमसे बात कर ली, वरना आज आपके पापा की खैर नहीं थी और आज वो मुझसे बहुत बुरी तरह डांट खाने वाले थे। आस्था उपासना जी की बातों को सुनकर हंसते हुए बोल पड़ी, भला ऐसा हो सकता है मेरे होते हुए मेरे पापा को कोई डांटे? ये बात ठीक नहीं है मम्मा। अगर मैं वहाँ नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे पापा को डांटेंगी। जब मैं वहाँ पर आऊँगी ना, फिर देख लीजिए आपकी मेरी लड़ाई हो जाएगी। इस तरह से उपासना जी और आस्था ने काफ़ी देर तक बात करी और इस दौरान चिराग जी बस आस्था के चेहरे पर आई हंसी को देखता रहा। वो यही सोच रहा था कि आस्था अभी फ़िलहाल सारी बातों को भूल जाए, क्योंकि उसने जब आयांश पूर्विका को अपने आप को गले लगाते देखा था तो आस्था की आंखों में नमी को देख लिया था। वो समझ गया था कि वो अपने परिवार को बहुत मिस कर रही है। वो जितना उसके बारे में जानता था, उसी हिसाब से वो पहली बार ही अपने परिवार से अलग हुई है, इसीलिए उसका अपने परिवार को याद करना वाजिब था। एपिसोड 18। रेहान आस्था की उदासी समझ गया था, बस यही कारण था। रेहान ने उसे उसके पापा से बात करने के लिए कहा, लेकिन उन दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग देखकर रेहान को न जाने क्यों कबीर जी की बहुत ज़्यादा याद आने लगी थी, क्योंकि जब कबीर जी बहुत अच्छे थे तो वो भी कुछ इसी तरह अपने पापा से बात किया करता था। उसके पापा कम, उसके दोस्त ज़्यादा थे। ये सब याद करते हुए न जाने क्यों रेहान की आंखों में भी नमी आ गई थी। वो वहाँ से उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया
और ढलते हुए सूरज को देखने लगा। उसकी आंखों के आगे कबीर जी के साथ बिताए हुए सारे पल चलने लगे थे। उसका कबीर जी को परेशान करना, कबीर जी का उसके साथ दोस्तों की तरह पेश आना, लड़ाई करना, फिर प्यार से रूठना मनाना, वो सब पल उसकी आंखों के सामने आ गए थे। उन सब पलों को याद करके रेहान के आंखों से कब आंसू बहने लगे ये वो भी नहीं जान पाया था। उस ढलते हुए सूरज को देख वो बस इतना ही बोल पाया, आई मिस यू पापा। रेहान ने एक बार पलटकर पीछे देखा तो वो अभी भी अपनी फैमिली से बात कर रही थी। उसको बात करते देख रेहान के होठों पर स्माइल आ गई और वो खुद से बोल पड़ा, ये इतना वक्त अपनी फैमिली को देगी तो मुझे तो वक्त ही नहीं मिलेगा मिस शेखावत। लेकिन आस्था के चेहरे पर स्माइल देख वो धीरे से बोला, इस खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर किसी की जान भी लेनी पड़ी तो वो भी ले सकता हूँ। ये बोलकर रेहान दोबारा से खिड़की की तरफ पलट गया और बाहर फैले अंधकार को देखने लगा। आज उसको न जाने क्यों अपने पापा की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वो कबीर जी की बातों को याद करने लगा था। आज से 3 साल पहले की उसको एक बात याद आ रही थी, जब कबीर जी उसके साथ पिता की तरह नहीं बल्कि दोस्तों की तरह व्यवहार करते थे। उन्होंने एक दिन रेहान को बिजी देख हंसते हंसते कहा था, रेहान कभी तो फैमिली को भी वक्त दे दिया करो। तेरी मॉम और मैं पूरा दिन तेरा इंतज़ार करते हैं, ये सोचकर कि तू आएगा तो हम लोग तेरे साथ कुछ वक्त बिताएंगे। लेकिन बेटा तू तो हर वक्त इतना बिजी होता है कि तुझे अपने परिवार के लिए वक्त ही नहीं मिलता। कबीर जी की बात सुनकर रेहान हंसते हुए बोला था, पापा मेरे पास फ़िलहाल किसी के लिए भी वक्त नहीं है। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे अभी उन सपनों को पूरा करना है जो आपने और मैंने देखे हैं। कबीर जी रेहान की बात सुनकर हंसे थे और बोले थे, ये बात तू मुझे और अपनी मॉम को तो बोल सकता है बेटा, लेकिन जिस दिन तेरी ज़िंदगी में प्यार आ गया ना, उस दिन तुझे पता चलेगा कि प्यार को वक्त देने की ज़रूरत होती है। अभी तो मैं और तेरी माँ तुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और तू हमेशा हमें ये बोल देता है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ। लेकिन जिस दिन तेरी ज़िंदगी में प्यार दस्तक देगा उस दिन तू इन सारे कामों को भूल जाएगा और अपने प्यार को वक्त देगा, जैसे कि मैं तेरी माँ को वक्त देता हूँ। रेहान उस दिन कबीर जी की बातों को सुनकर हंस पड़ा था और बोला था, आप क्या बोल रहे हैं पापा? आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर मैं बिजनेस को वक्त नहीं दूंगा और काम नहीं करूंगा तो उस मुकाम तक कैसे पहुंचूंगा जहां मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री को पहुंचाना चाहता हूं। अब बात करते हैं उस बात की जो आपने कही है, तो उसका जवाब यही है, मैं काम और प्यार को इक्वल वक्त दूंगा। मैं काम के बीच में प्यार को नहीं लाऊंगा और ना ही प्यार के बीच में काम को लाऊंगा पापा, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि आपका सपना मल्होत्रा इंडस्ट्री को नंबर 1 पर देखने का है और मैं उस सपने को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाऊँगा। तो इसीलिए मेरे प्यार से पापा, काम का वक्त अलग होगा, प्यार का वक्त अलग होगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं अपने प्यार को वक्त नहीं दूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा वक्त अपने काम को दूंगा। रेहान की बात सुनकर कबीर जी हंस पड़े थे और बोले थे, ये तो वक्त बताएगा बेटा कि तू किसको ज़्यादा वक्त देगा, काम को या प्यार को। आज उसको कबीर जी की बात सच होती नज़र आ रही थी। आज उसने पूरे दिन में अपना उतना काम नहीं किया था जितना वक्त वो काम किया करता था। आज उसने काम से ज़्यादा आस्था के साथ वक्त गुजारा था और अभी भी वो काम छोड़कर आस्था के साथ वक्त गुजारना चाहता था। वो उसको अपना वक्त, अपना प्यार देना चाहता था जितना उसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को नहीं दिया हो। यही सब सोचते हुए रेहान के होठों पर मुस्कुराहट आई थी और वो अपने आप से बोल पड़ा, पापा आज आपकी बात सच हो गई, आप जीत गए
और मैं हार गया। आज मेरा प्यार तो साथ है पर आप नहीं। काश आप आज भी मेरे पास होते, जैसे पहले हुआ करते थे। अपने दिल की बात बता लेते थे। लेकिन अफसोस, इन 3 सालों में आप इतनी ज़्यादा बदल गए। मैं चाहकर भी अपने दिल की बात आपको नहीं बता सकता। यही सब सोचते हुए उसने एक लंबी सांस भरी और आस्था के पास आकर बैठ गया, क्योंकि ज़्यादा सोचने के कारण उसका सर दर्द देने लगा था। आस्था की भी बात खत्म हो गई थी, जो किसी सोच में थी। रेहान उसको सोच में देख उसके पास आया और बोल पड़ा, क्या हुआ मिस शेखावत? आप क्या सोच रही हैं? क्या आपको अपने मम्मी पापा की याद आ रही है? आस्था ने रेहान की बात को सुनकर उसे देखा और बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी उनसे बात हो गई है, वो ठीक है। बस मैं ये सोच रही थी, जिंदगी कई बार हमें ऐसी चीज़ क्यों दिखाती है जो हम देखना नहीं चाहते हैं, और कई बार हमें ऐसा कुछ क्यों करना पड़ता है जो हम करना नहीं चाहते हैं। रेहान उसकी बातों को नहीं समझता और शायद ये वक्त भी नहीं था इन सब बातों को समझाने का, क्योंकि जैसे ही रेहान ने कुछ पूछना चाहा, तभी अचानक कोई आ गया था और रेहान उन बातों को भूल गया था। एपिसोड 19। आप लोगों, रेहान आस्था से कुछ पूछ पाता कि तभी हॉस्पिटल के उस प्राइवेट रूम का गेट खुलता है और डॉक्टर अंदर आ गए। डॉक्टर आस्था का चेक करने लगे थे। उन्होंने आस्था का चेकअप करा और उसके बाद वो रेहान से बोल पड़े, अब आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है मिस्टर मल्होत्रा। हम इन्हें 1 या 2 दिनों में डिस्चार्ज कर देंगे। उसके बाद आप इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। लेकिन अभी उन्हें अपने हाथ से कोई भी मूवमेंट नहीं करनी है, क्योंकि अभी भी उनके हाथ की जख्म पूरी तरह से भरी नहीं है। तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये अपने हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। रेहान आस्था की तरफ देखते हुए बोला, तो मिस शेखावत, 2 दिन और आपको हॉस्पिटल में रहना है। उसके बाद आप उस घर में रहेंगे जो आपको कंपनी की तरफ से मिलने वाला है, क्योंकि मैंने डिसाइड करा है अब आप मल्होत्रा इंडस्ट्री में मेरी सेक्रेटरी के तौर पर काम करेंगी और हर वक्त मेरे साथ ही रहेंगी। आस्था ये बात पहले से ही जानती थी, क्योंकि पिछले जन्म में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोली। उसने अपना सर धीरे से हाँ में हिलाया और वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद रेहान से बोल पड़ी, मैं आपसे कुछ पूछूं सर, अगर आप हमें बताएंगे तो। रेहान ने आस्था की बात सुनकर उसको देखा और बोला, बिल्कुल मिस शेखावत, आप बताइए, आपको मुझसे क्या बात पूछनी है। आस्था थोड़ी देर चुप रही और अपने हाथों की उंगलियों से खेलने लगी। फिर अचानक उसने ऊपर अपना चेहरा करा और रेहान से पूछ बैठी, आप खिड़की के पास खड़े होकर रो क्यों रहे थे? रेहान आस्था की बात सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि उसने देखा था आस्था अपने फैमिली से बात करने में बिजी थी। तो कब मैं आस्था को ये बात पता चली कि वो खिड़की के पास खड़ा हुआ रो रहा था। रेहान ने आस्था की बात का जवाब नहीं दिया, जिसे देख आस्था बोल पड़ी, अगर आप अपने दिल की बातें मुझे शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। रेहान ने आस्था की बात सुनकर उसका हाथ थामा और बोल पड़ा, कुछ जख्म ऐसे होते हैं मिस शेखावत, जिसे इंसान भूलना चाहे तो भी नहीं भूल पाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। मैं चाहकर भी नहीं भूल पा रहा हूँ वो सब। मैं एक बात आज तक समझ नहीं पाया हूँ। मैंने कितनी बार अपने आप से इस बारे में पूछा है कि अचानक सब कुछ बदल कैसे गया। रेहान की बातों का मतलब आस्था अच्छी तरह समझ पा रही थी कि वो किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन फिर भी वो रेहान के मुँह से सुनना चाहती थी। इसीलिए वो रेहान से बोल पड़ी, सर, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं?
रेहान अब अपने आप को रोक नहीं पाया और वो आस्था को सब कुछ बताने लगा था जो पिछले 3 सालों में हुआ। अचानक ही कबीर जी का पहले गायब हो जाना, फिर 6 महीने बाद कबीर जी का वापस आना और उनका बदल जाना। पहले जो कबीर जी अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताते थे, जिनके लिए अपनी फैमिली प्रायोरिटी थी, अब उनके लिए उनकी फैमिली प्रायोरिटी नहीं है, सिर्फ पैसा ही प्रायोरिटी है। ये सब बोलते बोलते रेयांश की आवाज़ का पता नहीं कितनी बार भर आई थी, जिसे आस्था ने साफ तौर पर महसूस करा था। वो रेहान की हालत देखकर समझ पा रही थी कि रेहान कबीर जी को कितना ज़्यादा याद कर रहा है। वो इस वक्त ऐसी हालत में थी कि वो चाहकर भी कुछ कह पाए। उसने कसकर रेहान का हाथ थाम लिया और आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में फिर वही सब पल आने लगे जो उसने अपने रिबर्थ से पहले बिताए थे। उसका उस सुनसान जगह पर जाना, वहाँ उसका कबीर जी को देखना, अबीर का कबीर जी को तंग करना, कबीर जी की आंखों में आंसू आना, उसका वहाँ से भागना, अबीर के आदमियों का उसे भागने देना ना चाहते भी। अचानक उसके होठों में नमी आ गई। रेहान जो उसे अपने बारे में बता रहा था, वो आस्था के आंखों में आंसू देख एकदम शॉक्ड था। वो उसका चेहरा अपने हाथों में थामकर बोला, क्या हो गया मिस शेखावत, आप ठीक है ना? आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? अगर हो रहा हो तो आप हमें बता सकती हैं। आस्था ने रेहान की बातों को सुनकर अपनी आंखों में आई नमी को पोंछा और बोली, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है सर। बस आपकी बातें सुनकर हमें एहसास हुआ कि आपने 3 साल कैसे गुजारे हैं। बस वही सब सोचकर हमारी आंखों में नमी आ गई। बाकी आप बेफिक्र रहें, हम बिल्कुल ठीक हैं और अभी डॉक्टर भी तो चेक कर गए हैं और वो आपको बताकर गए हैं कि अब हम बिल्कुल ठीक हैं। आस्था ने ये बात अपनी पलकें झपकाते हुए कही थी, जिसे देखकर रेहान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने आगे बढ़कर आस्था के माथे को चूमा और उसे बोल पड़ा, आप हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहिए और हमेशा ऐसे ही रहिए। आपको यूं हंसते देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ जो ख़त्म हो गई थी वो वापस आ गई हैं। ये बोलकर रेहान ने आस्था को अपनी बाहों में कस लिया, मानो वो उसको अपने आप से कहीं दूर जाने ही नहीं देना चाहता हो। आस्था भी रेहान के डर को समझ पा रही थी। उसने भी अपने आप को रेहान की बाहों में से अलग नहीं करने की कोशिश की। वो खुश थी रेहान की बाहों में आकर। उसने आज फिर एक बार अपने आप से वादा किया कि वो बहुत जल्द रेहान के पापा को उसके पास लेकर आएगी। इसके साथ साथ वो अबीर जी को उनके किए गए जुर्मों की सज़ा भी दिलवाएगी। ये सब सोचते हुए आस्था ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और रेहान की बाहों में ही सो गई। रेहान काफ़ी देर तक उसको अपनी बाहों में भरे बैठा था। जब उसको आस्था की सांसों की धीमी धीमी आवाज़ आनी शुरू हुई तो वो समझ गया कि आस्था सो गई है। उसने आस्था को वापस बेड पर आराम से लेटा दिया और खुद उसके पास आकर लेट गया और उसको अपनी बाहों में भरकर सो गया। एपिसोड 20। रेहान अगले दिन सुबह जल्दी उठ गया था क्योंकि वो जानता था उसके दोनों शैतान भाई बहन अचानक ही हॉस्पिटल आ जाएंगे। वो उन दोनों को एक साथ ऐसे सोते देखेंगे तो रेहान का मजाक बनाएंगे और वो ऐसा नहीं चाहता था कि उसके कारण आस्था को किसी की भी बातों को सुनना पड़े। इसके साथ साथ उसने आज सुबह होते साथ ही अपनी काफ़ी सारे काम निपटा लिए थे जो वो कल नहीं कर पाया था और उस सब कामों को करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उससे उसकी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला था। अभी वो अपने लैपटॉप पर बैठकर काम ही कर रहा था कि तभी अचानक उसका फ़ोन बजा जो कि कबीर जी का था। इस वक्त सुबह के 9 बजे थे।
जैसे ही रेहान ने अपने फ़ोन पर कबीर जी का फ़ोन आते देखा तो वो हैरान हो गया और खुद से बोल पड़ा, इतनी सुबह सुबह मिस्टर मल्होत्रा का फ़ोन, क्या हो गया है? घर पे सब ठीक तो है ना? ये सोचकर उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। कबीर जी ने जैसे ही रेहान की घबराई हुई आवाज़ सुनी, वो हंसते हुए बोल पड़े, अरे बेटा, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं जो तू इतनी जल्दी घबरा गया। जब मैं करूँगा तब तो तू घबराना। अभी तो तेरी माँ और तेरे भाई बहन दोनों ही जिंदा हैं और सही सलामत भी हैं, लेकिन कब तक रहेंगे ये मैं बता नहीं सकता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो तू करना नहीं चाहता, और मैं ये भी जानता हूँ कि तू इतनी आसानी से मेरी बातों को मानेगा भी नहीं। जिद्दी जो है, अगर तू मेरी बातों को मानेगा नहीं, मैं तेरे घर वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो अब ये तेरे हाथ में है, तू अपनी माँ, भाई और बहन को बचाना चाहता है या फिर तू अपनी जिद पर रहना चाहता है, क्योंकि मैं तो अपनी जिद छोड़ने वाला नहीं हूँ। आखिर हूँ तो मैं तेरा बाप ही। कबीर जी की बातों को सुनकर रेहान के होठों पर हल्की सी दर्द भरी मुस्कुराहट आई थी और वो हल्के से हंसता हुआ बोल पड़ा, आप अपने आप को मेरा पापा कहते हैं? अच्छा मिस्टर मल्होत्रा, आज से 3 साल पहले का जो कबीर मल्होत्रा था ना, वो मेरे पापा थे, जिनको अपनी फैमिली की परवाह थी, जिनको अपनी फैमिली से प्यार था। आप तो जब से वापस आए हैं, आपने अपने परिवार से और खासकर मुझसे तो इतनी ज़्यादा नफरत की है कि कई बार तो मुझे शक होता है आप मेरे पापा हो भी या नहीं। रेहान की बात सुनकर कबीर जी 2 पल को चुप हो गए थे। वो सोचने लगे, अगर मैं इसके साथ ऐसे बिहेव करूँगा तो कहीं इसका मेरे ऊपर शक ना हो जाए, इसीलिए वो अब थोड़े से प्यार से बोले, बेटा, कई बार ना जिंदगी इंसान को बदल देती है, तो तू यही सोच कि मैं भी बदल गया हूँ और अब मैं बदला हूँ तो मैं सबको बदल कर रखूँगा। तो अभी तो फिलहाल तुम मेरी बातों को मान और मेरे कहे अनुसार उसे आरना से शादी कर ले, क्योंकि आदि कपूर से हमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आज आरना तुझे तेरे ऑफिस में मिलने आने वाली है, तो तू जहाँ पर भी है तो जल्दी से ऑफिस पहुँच जा, जिससे तुम मेरी बहू को अच्छी तरह से मिल सके और उसको लेकर कहीं बाहर घूमने चले जाइयो, जिससे वो खुश हो जाए, क्योंकि अगर वो खुश हो गई तो मतलब आदि कपूर भी खुश। तू सुन रहा है ना मेरी बात? अब जल्दी से एक अच्छे बेटे की तरह अपने पापा की बात को मान और जल्दी से ऑफिस पहुंच, क्योंकि वो 12 बजे तक तेरे पास मल्होत्रा इंडस्ट्री पहुंच जाएगी। रेहान कबीर जी की बात को सुन थोड़े गुस्से में बोल पड़ा, अगर मैं न जाऊं तो क्या होगा? कबीर मल्होत्रा रेहान की बातों को सुनकर हंस पड़ा और बोला, अगर तूने नहीं कहा तो अभी 2 दिन पहले जो भी हुआ एक छोटा सा नमूना था। अब जो होगा उसके बाद तेरा पूरा परिवार जिंदा नहीं बचेगा। उसके बाद फिर मैं तेरा नंबर लगाऊंगा तो तू सोच ले, तुझे अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार की ज़िंदगी प्यारी है या फिर अपनी जिद। कबीर जी की बातों को सुनकर रेहान के हाथों की मुट्ठी कस गई। वो गुस्से से बोल पड़ा, मिस्टर मल्होत्रा, आपको नहीं लगता आप आजकल कुछ ज़्यादा ही मुझ पर अपने हुक्म को चला रहे हैं? मैं अगर चुपचाप आपकी बातों को मान रहा हूँ या सुन रहा हूँ, वो सिर्फ इसी कारण कि मेरी मॉम खुश रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ के लिए मुझे धमकी देंगे, और मैं अब आपकी धमकी को सुनने वाला नहीं हूँ। और एक बात आप और सुन लीजिए, मैं उस अहाना से कभी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे आपकी पसंद की गई लड़की से नफरत है। वो किसी भी तरह से मेरे स्टेटस से मैच नहीं करती है। ये बोलकर रेहान ने फ़ोन रख दिया। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। इसी चक्कर में उसने अपना हाथ सामने वाली दीवार पर मार दिया, जिससे उसके हाथों में चोट लग गई। तभी उसे आस्था की आवाज़ आई,
जो बहुत ही प्यार से उसको बुला रही थी। सर, अगर आपको गुस्सा ही आ रहा है तो आपने अपना हाथ दीवार पर क्यों मारा? आपको चोट लग गई है ना? आप अगर अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो अपनी फैमिली का ध्यान कैसे रख पाएंगे? आप जानते हैं सर, पापा क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमें हर चीज़ को पहले 100 बार सोचना चाहिए, फिर हमें अपने कदम को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हमारा कौन सा कदम हमारे लिए नुकसान कर दे। तो हम तो आपको यही कहेंगे कि आप पहले सोचें कि आपको क्या करना है, उसके बाद ही आप डिसीज़न लीजिए, लेकिन इस तरह अपने आप को हार मत कीजिए। जो आपसे प्यार करते हैं वो अगर आपको ऐसे देखेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। आस्था की बात सुनकर रेहान के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने आस्था के पास जाकर उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोल पड़ा, क्या आपको मेरे ऐसे करने से दुख हो रहा है मिस शेखावत? आस्था ने रेहान की बात सुनने के बाद 2 पल उसकी आंखों में देखा और उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया। आस्था को किस करना नहीं आता था, इसीलिए वो पीछे हटने लगी कि रेहान ने उसकी गर्दन को होल्ड किया और उसको डीप पैशनेट किस करने लगा। आप सबको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना ना भूलिएगा, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आप सबके लिए ऐसी प्यारी प्यारी स्टोरी लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।